हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं उमाकांत पंड्या और आज हम बात कर रहे हैं प्रश्नवाली 6.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये इस प्रश्नवाली का पहला सवाल है। इसको आपको पूरे ध्यान से देखना और समझना चाहिए। यदि इस सवाल को आप पूरे ध्यान से देखते हैं और समझते हैं तो आगे आने वाले जितने भी सवाल हैं उसको आप बहुत बेहतर तरीके से हल कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें क्या दे रखा है, बताइए कि आकृति 6.34 में दिए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप है। तो यहां पर आपके पास में आकृति 6.34 दी गई है। इस आकृति में आपको यहां पर 6 सवाल दिए गए। इन 6 सवालों में हमें यहां पर त्रिभुजों के युग्म दे रखे हैं। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। जैसे आपके पास में जूते हैं तो वो एक जोड़ी है, यानी कि एक युग्म है, या कह दीजिए एक पेयर है। इसी प्रकार से हमारे पास में यहां पर 6 सवाल दिए गए हैं, उसमें हमें त्रिभुजों के युग्म या पेयर दिए गए हैं। तो ये जो त्रिभुज है दो आपके पास में, इन दो त्रिभुजों में से आपको देख करके ये बताना है कि इसमें से कौन कौन से त्रिभुज आपके समरूप है। ये पूछ रहा है हमको पहले सवाल में। दूसरे में क्या कह रहा है, उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है। यदि ये 6 सवाल हैं, इन 6 सवालों में से कोई भी आपको त्रिभुज समरूप मिल जाते हैं तो आपको यह बताना है कि आपने त्रिभुजों को कौन से रूल्स या कौन से नियम के तहत आपने इसको समरूप किया। वही आपको यहां पूछ रहा है समरूपता कसौटी में। यह हो गया आपको दूसरे सवाल का इसमें जवाब देना है। तीसरा और अंतिम हमें क्या पूछ रहा है, तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। जब आप दो त्रिभुजों को देखेंगे और आपने किसी रूल से इसको समरूप कर दिया तो फिर अंत में जो भी त्रिभुज आपके समरूप होंगे उनका आपको नामकरण करना है कि कौन कौन से त्रिभुज समरूप हुए। जो नामकरण होगा उसको लिखने का जो तरीका कि आपने उस नाम को, त्रिभुजों के नामों को किस प्रकार से लिखा है, वही हो जाएगा आपका सांकेतिक रूप। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? जब भी आप त्रिभुजों को समरूप करेंगे तो उसके नाम में परिवर्तन आ जाएगा सांकेतिक रूप में लिखते वक्त। अभी मैं जो कह रहा हूं, यदि वो बात आपको समझ में नहीं आ रही है तो जब हम सवाल को हल करेंगे तो आपको इसको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा कि त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में कैसे व्यक्त करते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है और इसको सांकेतिक रूप में आपको बड़े ध्यान से व्यवस्थित करना है या लिखना है। यदि वहां पर गलती कर दी तो फिर आपका पूरा सवाल ही गलत हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं समरूप को। समरूप का मतलब क्या होता है, ये आपने 6.1 और 6.2 में बहुत बेहतर तरीके से समझ लिया होगा। फिर भी मैं अपने तरीके से आपको बता रहा हूं कि समरूप का रियल मतलब क्या होता है। इसको समझने के लिए हम सबसे पहले इन 6 सवालों में से पहला सवाल हल नहीं करके यहां पर हम सवाल नंबर 2 को हल करेंगे। सवाल नंबर 2 इसलिए ले रहा हूं कि आपको समरूप क्या है, समरूपता कसौटी क्या है और सांकेतिक रूप में कैसे लिखते हैं, उसको हम सवाल नंबर 2 से कुछ बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। इसके बाद हम पहले वाले सवाल को और दूसरे सवालों को हल करेंगे। तो सबसे पहले ले लेते हैं हम सवाल नंबर 2। तो देखिए सवाल नंबर 2 में ये जो सवाल नंबर 2 आपको दे रखा है उससे हम समझने का प्रयास करते हैं कि रियल में समरूप क्या होता है। तो मैं इस वाली आकृति को, 2 आपको जोड़े के रूप में दे रखी है सवाल में आकृतियां, पर मैं एक को उठाता हूं यहां से, त्रिभुज एबीसी को। मान लीजिए मैंने त्रिभुज एबीसी को यहां से ले लिया। ये हो गया आपके पास में त्रिभुज ए बी और सी, और इसकी हमें भुजाएं दे रखी है, माप दे रखा है। यहां 2 दे रखा है, ये 3 दे रखा है और यहां पर हमें 2.5 दे रखा है। अब मैं 1 मिनट के लिए आपसे यह कहूं कि आपको 2 त्रिभुज नहीं दे रखे हैं, मैं आपसे सवाल यह करता
कि इस त्रिभुज का आप एक नया और त्रिभुज समरूप के रूप में बनाइए। क्या आप इस त्रिभुज को बना सकते हैं दूसरे को? यदि आपको समरूप के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी है तो एक नया त्रिभुज नहीं, आप यहां पर बहुत सारे समरूप त्रिभुज बना सकते हैं। और बना तब सकते हैं जब आपको समरूप का रियल नॉलेज हो। तो समरूप में रियल होता क्या है वो समझिए। यहां मैं त्रिभुज की बात कर रहा हूं, तो यहां पर क्या होता है कि किसी भी आकृति को आप कुछ गुना बड़ा कर दीजिए या कुछ गुना छोटा कर दीजिए। इसी आकृति को, जो आपके पास में एक आकृति है, इसको कुछ गुना आप बड़ा कर दें या कुछ गुना छोटा कर देंगे तो आपको एक समरूप आकृति प्राप्त हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपको सवाल नंबर 2 दे रखा है, उसी के अनुसार मैं बात करता हूं। यहां देखिए, मैं यदि आपकी भुजा ए बी है, वो कितनी दे रखी है? 2 सेंटीमीटर। मैं अभी इस भुजा को दुगुना कर देता हूं, तो 2 का दुगुना किया तो कितना हो गया? 4। इसी प्रकार से AC 3 दे रखी है, इसको दुगुना किया तो इसको भी मुझे दुगुना करना है। 3 है तो ये कितना हो जाएगा? 6। और ये BC आपका 2.5 है, उसको दुगुना किया तो ये कितना हो जाएगा? 5। मैंने इस त्रिभुज की जितनी भुजाएं हैं उसको दुगुना करके यहां पर इस आकृति को बना दिया, तो ये इस आकृति की, ये आकृति समरूप आकृति है। उसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए कि समरूप क्या होता है, एक एग्जांपल से समझिए। समरूप का मतलब क्या होता है? समरूप का मतलब होता है एक जैसा दिखना, या कह दीजिए हूबहू दिखना। अब हूबहू कब दिखता है? आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे आपने आपका एक पासपोर्ट साइज का फोटो खिंचवाया, वो पासपोर्ट साइज का फोटो आपसे कई गुना छोटा है, पर यदि वो पासपोर्ट साइज का फोटो किसी और को मिल जाए तो उस फोटो को देख करके वो आपको ये बता देता है कि ये फोटो आपका है। कैसे बता दिया? तो वो फोटो क्योंकि आपका हूबहू है, आपके जैसा ही है, जिसकी वजह से कह दिया ये फोटो आपका है। और हूबहू या आपके जैसा होना या उस वस्तु की जैसा होना ही क्या कहलाता? समरूप। कहने का मतलब उसके समान इसका रूप है। अब ऐसा कैसे हो गया कि ये पासपोर्ट साइज का जो फोटो था वो आपके जैसा ही कैसे बन गया? तो कैमरे में कुछ इस प्रकार की व्यवस्था होती है कि आपका जो फेस है या बॉडी के जो पार्ट्स हैं उसके अंगों को वो समान रूप से छोटा कर देता है या समान रूप से बड़ा कर देता है। जैसे आपके फेस पर नाक, कान, आंख, होंठ, जितने भी पार्ट्स हैं आपके, उनको क्या करेगा? वो समान रूप से कुछ गुना छोटा कर देगा या समान रूप से कुछ गुना बड़ा कर देगा, और सभी अंगों को एक ही समान रूप से बड़ा करेगा और एक ही समान रूप से वो छोटा करेगा, जिसकी वजह से वो समरूप दिखता है। तो यहां पर भी हमारे पास में, यहां बहुत सारे अंग नहीं है, नाक, कान, आंख, होंठ, इतने सारे अंग नहीं है। यहां पर हमारे पास में, यहां कह दीजिए अंग के रूप में, यहां पर हमारे पास में 3 भुजाएं ही हैं। और यदि तीनों भुजाओं को एक समान रूप से कुछ गुना बड़ा कर दिया जाए या कुछ गुना छोटा कर दिया जाए तो हमें यहां पर एक समरूप आकृति प्राप्त होती है, और वही आकृति हमें यहां पर प्राप्त हुई है। यहां पर भी देख सकते हैं। अब यहां पर जो देखोगे आकृति आपके पास में, तो ये आकृति दे रखी है, ये वाली नहीं, क्योंकि या तो 4 लिखा हुआ या 6 लिखा हुआ है। मैं इसी आकृति को यहां पर वापस बना देता हूं जिससे आपको कंफ्यूजन पैदा ना हो। ये देखिए 4, 6 और 5 उसमें भी आ रहा है, 4, 6 और 5 उसमें भी, उसी को मैं यहां बना देता हूं। तो आप जब देखोगे तो इन दोनों त्रिभुजों में क्या हो रहा है? ये हो गया P, Q और R। अब आपको PQ कितना दे रखा है? PQ दे रखा है 6 सेंटीमीटर, ये 5 और ये दे रखा आपको 4। बस आपको यहां पर ये देखना है कि कौन सी भुजा कितना गुना उससे बड़ी है, वो आपको देखनी है। और ये बहुत सामान्य सी बात है, आपको बहुत ही सामान्य तरीके से इसको देखने आना चाहिए। जैसे यहां देखिए 2 दे रखा है, तो 2 का दुगुना हो सकता है, यहां पर तिगुना हो सकता है, आधा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर आप इसको कॉमन सेंस से बहुत आसान तरीके से देख सकते हैं। 2 की दुगुनी होगी 4, तो इसकी ये दुगुनी भुजा है, इसकी दुगुनी भुजा ये 6 दे रखी है,
और 2.5 की दुगुनी भुजा या 5 दे रखी, यानी कि तीनों भुजा हमको यहाँ पर दुगुनी दे रखी है, वो हमको यहाँ पता चल गया कि ये भुजाएं क्या है, फिर समानुपाती हो जाती है। उसको भी हम देखेंगे। अब देखिए उसको लिखने का क्या तरीका वो देखिए। अब मैं यहां से इसको हटा लेता हूं, ये इसका दुगुना है, ये इसका आधा है, तो इसका ये वाला है वो इस त्रिभुज का दुगुना है, वो आप याद रखिए। और अनुपात में भी वैसा ही आता है, या तो दुगुना आता है या फिर दो गुना आता है। आप इसको किससे कंपेयर कर रहे हैं वो महत्वपूर्ण बात है। अब देखिए इस सवाल को हल कैसे करेंगे, तो यहां लिख देंगे हम सवाल नंबर 2 को। देखिए त्रिभुज कौन से दे रखे, एक तो हमें त्रिभुज दे रखा है त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में। इन दोनों त्रिभुजों में हमें क्या दे रखा है वो हमें यहां पर लिखना है। ये हो गया आपका हल, यहां से हल शुरू हो गया, यहां पर हम हल कर रहे हैं। तो अब हमें क्या देखना है, हमको यहां पर भुजा दे रखी है, तो आप इस त्रिभुज की एक भुजा को यहां उतार लीजिए, ये होगी आपकी भुजा ए बी। अब आपने ए बी को देखा तो ए बी जो भुजा है वो किसके समानुपाती है, तो ए बी भुजा 2 है, तो दुगुनी कौन सी है, क्यू आर 4। तो यहां पर ए बी के नीचे आएगा क्यू आर, तो ए बी हो गई हमारे पास में 2 और क्यू आर हो गया हमारे पास में 4। अब दूसरी भुजा को देखिए, दूसरी भुजा कौन सी है, ए बी के बाद में बीसी, तो यहां लिख रहे बीसी। और एक दूसरी बात याद रखिए, इस त्रिभुज की भुजाओं को यदि मैं ऊपर लिख रहा हूं तो आपको ऊपर की तरफ लिखना है, और इस त्रिभुज की भुजाओं को मैं नीचे लिख रहा हूं तो इस त्रिभुज की भुजाओं को मुझे नीचे ही लिखना है। यानी कि एक त्रिभुज की भुजाओं को आप ऊपर लिख रहे हो तो ऊपर की तरफ ही लिखो, और किसी दूसरे त्रिभुज की भुजाओं को यदि आप नीचे लिख रहे हो तो नीचे की तरफ लिखिए। इसमें कोई बाध्यता नहीं है कि इस त्रिभुज की ऊपर लिखी जाए कि इस त्रिभुज की ऊपर लिखी जाए, आप किसी भी त्रिभुज की भुजाओं को लिख दीजिए। आप जिस त्रिभुज की भुजाओं को ऊपर लिखोगे तो वो सभी भुजाएं ऊपर होंगी। अभी हमने इस वाले त्रिभुज की भुजाएं ऊपर लिख दी, तो यह बीसी, और बीसी को देखिए, यहां बीसी को देखने पर यहां 2.5 दे रखा है, इसका दुगुना कौन सा होता है 5, तो इसके समानुपाती भुजा कौन सी हो जाएगी, संगत पी आर। इसकी समानुपाती संगत भुजा हो जाएगी पी आर। और पी आर भुजा यहां पर कितना दे रखा है, बीसी हमें दे रखा है 2.5, और पी आर कितना दे रखा है हमें यहां पर 5। और अंतिम भुजा कौन सी होगी, ए बी होगी, बीसी होगी, अब होगी एसी। एसी कितनी दे रखी है हमें यहां पर 3, तो इसकी दुगुनी होगी पी क्यू 6, तो यहां आ जाएगी पी क्यू। शायद यहां जो कर रहा है आपको समझ में आ रहा होगा क्या कर रहा है, 6। अब हम इसके अनुपातों को देख लेते हैं कि इसके अनुपात कितना आता है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि हमारे पास में आया 1/2। यहां डॉट है, इसको हटाया, एक संख्या बाद में दिया, 0 उतार लिया, 25 हो गया, 50 हो गया, तो 25 एकम 25, 25 दूनी 50, यानी कि 1/2। और यहां देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि 1/2। आप तीनों भुजाओं को, इन दोनों त्रिभुजों की जो संगत भुजा है उसको समान अनुपात में यहां देख सकते हो। सभी भुजाएं 1/2 के रूप में हमें यहां पर प्राप्त हो रही है। यदि इसका उल्टा भी लिख दिया होता, पी क्यू आर ऊपर लिख दिया होता और एबीसी की भुजा नीचे लिखी होती, 2 आपके ऊपर आ जाते, तो सभी अनुपात आपका 2/1, 2/1, 2/1, यानी कि 2, 2, 2 के रूप में यहां पर भी अनुपात बराबर आते हैं। अनुपात कितना आता है वो महत्वपूर्ण नहीं है, आपको यहां देखना है कि क्या अनुपात बराबर आ रहा है या नहीं। और अनुपातों में यदि आपने यहां गलती कर दी कि एक त्रिभुज की एक बार तो इसकी भुजा ऊपर लिखी और दूसरे में यहां पर आपने इस वाली भुजा ऊपर लिख दी, तो कभी भी आपके अनुपात बराबर नहीं आएंगे और सवाल गलत हो जाएगा। अब जैसे ही आपके अनुपात बराबर आ गए तो फिर आप यहां लिखिए कौन कौन से बराबर होंगे, ए बी बटा क्यू आर बराबर बी सी बटा पी आर बराबर ए सी बटा पी क्यू। ये तीनों आपके पास में बराबर आ गई, इसकी संगत भुजाएं समानुपात के रूप में आ गई। तो हमें पता है समरूप में 6.1 और 6.2 में बहुत बेहतर तरीके से पढ़ रखा है कि यदि भुजाएं समानुपाती हैं तो वो एस 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 नियम से आपके क्या हो जाएंगी, एस एस एस,
तो यहां यदि आपको समरूपता कसौटी दे रखी है, नियम की जगह लिखिए एस एस समरूपता कसौटी से। अब आपको त्रिभुजों को यहां लास्ट सवाल दे रखा है सांकेतिक रूप में व्यक्त करना है। तो यहां जो नाम लिखोगे वो देखिए क्या नाम आएगा और कैसे आएगा, उसको कैसे लिखते हैं वो देखिए। कौन सा त्रिभुज हो गया, त्रिभुज। यहां देखिए आपका ये वाला त्रिभुज है, इसकी भुजा ए बी है, तो आप यहां पर इस त्रिभुज की भुजा ए बी लिखिए और यहां पर भी एक त्रिभुज बना दीजिए। इस भुजा के समानुपाती संगत भुजा कौन सी है, क्यू आर। तो यहां पर आपको क्यू आर ही लिखना है। ए बी के साथ में ये वाली भुजा ही आपके समान अनुपात में, तो यहां ए बी लिखा तो यहां आपको क्यू आर ही लिखना है। इतना सा काम करने के बाद में एक ही शब्द बचेगा, यहाँ ए बी दे रखा तो यहाँ क्या बचा, सी तो यही आएगा और क्यू आर दे रखा तो पी यहाँ आएगा और ये दोनों त्रिभुज आपके हो जाएंगे समरूप। अब देखिए जब शुरुआत में आपने सवाल को हल किया था तब आया था त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर लिया था, पर जब दो त्रिभुज समरूप हो गए तो उसके नामकरण में परिवर्तन आ गया। यहाँ कौन से त्रिभुज समरूप हो गए, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज क्यू आर पी हो गया, अब पी क्यू आर नहीं है। ये आपको सांकेतिक रूप में व्यक्त करने आना ही चाहिए। यदि आपको दो त्रिभुज समरूप दे रखे हैं तो फिर आप यहां से देख करके ही ये बता देंगे कि कौन सी भुजा किसके समानुपाती है। ए बी के क्यू आर होगी, बी सी के आर पी होगी और ए सी के क्यू पी होगी। यहां से ही पता चल जाता है और कोण भी यहां से ही पता चलता है। यहाँ पहला लेटर ए है तो यहाँ क्यू है, कोण ए के बराबर कोण क्यू होता है। तो आपको सांकेतिक रूप में आपको बिल्कुल ही व्यवस्थित रूप से इसको लिखना है। ये त्रिभुज आपके सांकेतिक रूप में इस प्रकार से समरूप हुए। यहां जैसे सेकंड पर बी दे रखा है तो यहाँ आर दे रखा है, एक एक लेटर लिया तो बीच वाला जो लेटर है उस दोनों के कोण बराबर होंगे और सी के बराबर में कोण पी होगा। यहां भुजा भले हमें समानुपात के रूप में दे रखी है, पर यदि इनकी कोणों की बात की जाती कि कौन सा कोण किसके बराबर होता तो फिर आप यहीं से बता देते कोण ए के बराबर कोण क्यू होता, पहले लेटर के बराबर में पहला लेटर यहाँ वाला इसका कोण होता, बी के बराबर में आर होता, बीच वाला तो बीच वाले कोण बराबर होते और सी के बराबर में पी होता। यदि आपने गलती से गलत लिख दिया और दो त्रिभुजों को समरूप कर दिया तो देखने वाला यही देखेगा कि कौन सा कोण किसके बराबर है या कौन सी भुजा किसके समानुपाती है। तो यहां आपको गलत नहीं करना है, उसको आपको व्यवस्थित रूप से सांकेतिक रूप में व्यक्त करना है। ए बी सी त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज क्यू आर पी इति सिद्धम। शायद समय ज्यादा हो रहा है पर आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। आपको सवाल को कुछ इसी प्रकार से करना। यह हो गया आपका एसएस नियम से दूसरा सवाल समरूप, और हमने तीनों सवालों के जवाब दे दिया। समरूप का मतलब क्या होता है, एक जैसा या हूबहू दिखना। हूबहू देखने के लिए यहां पर आंखें काम नहीं करती हैं। गणित में इसकी कुछ समरूपता कसौटियां हैं, यानी कि उसमें कुछ प्रॉपर्टी या गुण हैं जिसकी वजह से ये समरूप होते हैं। तो पहला गुण जो था आपका कि उसकी संगत भुजाएं समानुपाती हैं, इससे ये जो त्रिभुज थे वो दोनों आपके हो गए समरूप। अब दूसरा देखिए कौन से समरूपता कसौटी से आपका समरूप होगा और इसको हम कैसे लिखते हैं। अब ले लेते हैं पहला सवाल। अब आपको क्या करना, पहला सवाल लिया जैसे ही यहां लिखेंगे हल। हल में कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज कौन सा दे रखा, पी क्यू आर। यहां दोनों त्रिभुज आपको दे रखे हैं, तो इन दोनों त्रिभुजों में हमें यहां पर भुजाएं समानुपात के रूप में दे रखी थी। अब की बार में हमें यहां पर कोण दे रखे। एक और महत्वपूर्ण बात को याद रखिए, भुजाएं जो समानुपाती होती हैं इन दोनों त्रिभुजों की, तो भुजाएं समानुपाती और ये समरूप हो गए तो फिर इसके कोण भी अपने आप ही बराबर होंगे। आपको कोणों को बराबर करने की जरूरत नहीं। जैसे मैंने कहा था कौन सा कोण किसके बराबर में होगा, तो त्रिभुज को चाहे कितना गुना बड़ा कर दो या किसी त्रिभुज को कितना ही गुना छोटा कर दो, तो उसके जो कोण होंगे उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। उसके कोणों में कभी भी ऐसा नहीं होगा कि उसके कोण परिवर्तित हो जाएंगे। उसके कोण हमेशा इसके कोण और इसके कोण बराबर रहेंगे, और यदि कोण बराबर होंगे तो फिर इसकी भुजा स्वतः ही अपने आप ही समानुपाती हो जाती है। तो यहां पर हमें क्या दे रखा है, कोण दे रखा है, तो हमको कोणों को उतारना है। त्रिभुज एबीसी व पी क्यू आर में आप देखते हैं कौन सा कोण किसके बराबर में। यदि इस त्रिभुज की बात की जाए तो यहां का कोण हो गया ए,
तो ए कोण कितना है 60 डिग्री। तो यहां 60 डिग्री कौन सा कोण है, तो इसके बराबर में लिखेंगे कोण पी बराबर कोण पी। क्यों बराबर है, कारण लिखेंगे 60 डिग्री। अब देखिए दूसरा जो आपको दे यार बी कोण बी देखेंगे, तो कोण बी यहां तो लिख दिया, पर बी के बराबर में कौन सा यहां से देखना है, कोण बी 80 है, तो यहां कोण क्यू 80 है, तो आप यहां लिखोगे कोण क्यू बराबर 80 डिग्री। दोनों ही आप यहां दोनों लिख सकते हैं, दोनों 60 डिग्री दोनों 80 डिग्री, या आप यहां पर कारण दे सकते हैं। यहां देखिए कोण सी बराबर कोण आर, यहां देखिए कोण सी 40 है, कोण आर भी 40 है, तो आपने यहां पर कोण सी और कोण ये हो गया 40 डिग्री के कारण दोनों बराबर है। अब आपने बराबर तो लिख दिया। अब इन दोनों को बराबर लिखने के बाद में आपने कौन से रूल से इसको या कौन सी समरूपता कसौटी से आपने इसको समरूप किया, वो देखिए यहां पर तीनों कोण आपके बराबर आ रहे हैं, तो फिर यहां होगा ए ए ए। हिंदी में कहें तो भुजा 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 नियम या समरूपता कसौटी, या फिर कह दीजिए एंगल 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 समरूपता कसौटी से अब आपको त्रिभुज का नाम लिखना है। त्रिभुज देखिए यहां से ए बी सी समरूप। अब ध्यान दीजिए त्रिभुज का एक जहां पहला लेटर है, तो यहां पर भी इस त्रिभुज का ए के बराबर में जो कोण है वही आएगा, तो ए के बराबर में पी है तो यहां आ जाएगा पी। बी बीच में है तो बी क्यू आएगा, या बी के बराबर में क्यू है, और सी अंत में तो आर भी अंत में आएगा। आपको इसी प्रकार से लिखना है, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर इति सिद्धम। आपने ये सांकेतिक रूप में भी व्यक्त कर दिया, समरूपता कसौटी भी लिख दी, और आपने इसके एंगल भी लिख दिए। इस प्रकार से आपने तीनों सवालों के जवाब दे दिए। पहला भी हो गया आपके पास में, दूसरा सवाल भी हल हो गया। अब देखिए तीसरे सवाल कि तीसरे सवाल में हमें क्या दे रखा है। तीसरे सवाल में देखिए हमें यहां पर त्रिभुज दे रखे एल एम पी, तो यहां लिखेंगे हल में त्रिभुज एल एम पी व त्रिभुज कौन सा दे रखा साथ में डी ई एफ। अब इन दोनों त्रिभुजों में देखेंगे क्या दे रखा है। यहां देखिए यहां पर हमको भुजाएं दे रखी है, तो आप देखिए कौन सी भुजा किसके बराबर है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 दे रखी है, या 3 है, यहाँ 6 दे रखी है, या 2.7 है, और यहाँ 5 दे रखी है। आप इस बार इनकी भुजाओं को देख लीजिए, तो यहाँ हमारे पास में एम पी ये वाला इसका दुगुना है, तो आप इसको किसी भी भुजा को उतार सकते हैं, एल एम उतारना जरूरी नहीं है। आपको यहाँ से ये दुगुना मिल गया, ये दुगुना मिल गया, और ये वाला मिल गया, तो आप इसी को रूप में किसी भी तरह से इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख दीजिए एम पी, इसकी भुजा हमने पहले लिख दी एम पी, यहाँ एल एम पहले लिखना कोई जरूरी नहीं। एम पी भुजा के अनुपात में आप बटे के रूप में लिखेंगे, तो एम पी भुजा 2 है, तो यहां पर कौन सी भुजा आएगी डी ई, ये दुगुनी है 4, डी हो सकता है या तिगुनी भी हो, आपको इससे देख लेना है। तो यहां आएगा 2 और यहां आएगा 4, तो हो गया 2/4। दूसरा कौन सा दे रखा है आपको, देखिए यहां पर एल पी, आप किसी भी भुजा को उतार सकते हैं, यहां पर कोई बाध्यता नहीं है, बस आपको इसके संगत भुजा जो है उसको समानुपात में बराबर उतारना है। एल पी 3 है 6, तो आपका यहां कौन है डी एफ, तो इसके नीचे लिखेंगे आप डी एफ। तो एल पी भुजा कितनी हो गई 3, तो डी एफ कितना हो गया 6। अब कौन सा बचा, यहां से एल एम, एल एम, एल एम कितना दे रखा है 2.7, इसके साथ में ई एफ, एल एम कितना दे रखा है हमको, यहां पर एल एम दे रखा 2.7, और ई एफ कितना दे रखा हमको 5। अब देखिए इसके अनुपातों को देखिए क्या बराबर आ रहे हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि 1/2, 3 एकम 3, 3 दूगी 6, यानी कि 1/2, ये वाला भी 1/2, पर यहाँ 2/7 और 5 आ रहा है। यहाँ यदि 2.5 और 5 होता तो यहाँ पर आपका 25 और 50 हो जाता, ये हटाने पर तो आपका 1/2 हो जाता, पर ये वाली भुजा आपके इसका अनुपात इन दोनों के बराबर में नहीं आ रहा है, यानी कि तीनों भुजाएं आपकी समानुपाती नहीं है। यहाँ इसकी संगत भुजाएं तीनों समानुपाती नहीं है, तो फिर ये दोनों त्रिभुज भी आपके समरूप नहीं होंगे। तो फिर कैसे लिखोगे इसको,
लिखोगे एम पी बटा डीई बराबर एल पी बटा डी एफ बराबर नॉट, इसके दोनों, ये दोनों तो बराबर है, ये वाली इसके बराबर में नहीं है, एल एम बटा ई एफ बराबर नहीं है, तो हमने इसको काट दिया। अतः त्रिभुज कौन सा हो गया, एल एम पी समरूप त्रिभुज डीई एफ। आप यहां पर क्योंकि समरूप नहीं है तो आप कुछ भी नाम लिख सकते हो, इसलिए अतः त्रिभुज एल एम पी समरूप त्रिभुज डीई एफ नहीं है। कारण लिखेंगे एस 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 नियम का पालन नहीं करता है, या फिर आप लिख सकते हो एस 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 समरूपता कसौटी पर सही नहीं उतरता है। आप कुछ भी इसको लिख सकते हो जिसके कारण से ये दोनों त्रिभुज आपके समरूप नहीं है। तो आप तो यही लिखिए एस एस समरूपता कसौटी पर सही नहीं है या खरा नहीं उतरता, कुछ भी लिख दीजिए। कसौटी का पालन नहीं करता ऐसे लिखिए, वो बिल्कुल सही होगा। तो आपने ये कारण भी दे दिया, ये एस एस ये दोनों समरूप नहीं है, कारण दे दिया एस एस समरूपता कसौटी का पालन नहीं करता है। अतः सवाल नंबर 3 है, इसके दोनों त्रिभुज आपके समरूप नहीं होंगे। अब देखिए सवाल नंबर 4 को। सवाल नंबर 4 में हमें क्या दे रखा है, सवाल नंबर 4 में देखिए त्रिभुज दे रखे हैं, त्रिभुज एम एन एल। आप तो पहले नाम लिख दीजिए एम एन एल। तो सवाल नंबर 4 में त्रिभुज एम एन एल व त्रिभुज कौन सा दे रखा है, पी क्यू आर। अब आपको जो जो दे रखा है आपको उसको उतार दीजिए, या भुजा या कौन, कुछ न कुछ तो दे रखा होगा। भुजा देखिए एम एन 2.5 है, तो यहां पी क्यू आपको 5 दे रखी है, ये 5 दे रखी है, ये 10 दे रखी है। ये दोनों भुजाएं आप देखिए, ये इसकी दुगुनी है और ये इसकी दुगुनी है। तो हम कॉमन सेंस से ये बता सकते हैं कि कौन सी भुजा किसके समानुपाती होगी, कौन सी संगत भुजा किसके समानुपाती होगी, वो यहां से ही हमें पता चल जाता है। और यहां से इसी प्रकार से हमको उतार भी लेना है, या इसको यहां पर इस प्रकार से लिख देना है। तो एम एन पहले त्रिभुज को या लिखेंगे, कौन सी भुजा होगी, एम एन समानुपात में कौन सी आएगी, एम एन के समानुपात में आएगी पी क्यू, क्योंकि वो 5 वाली जो भुजा है पी क्यू। तो ये हो गया 2.5 बटा 5, यहां लिख दीजिए हल। ये हो गया आपके पास में एम एन और पी क्यू। ये तो आपको पता चल ही गया होगा कैसे लिख रहे। अब यहां ले रहे एम एल, एम एल, एम एल 5 है तो इसकी दुगुनी है 10, तो यहां लिखेंगे क्यू आर। तो एम एल हो गया 5 और क्यू आर हो गया 10। अब हमको तीसरी भुजा नहीं दे रखी है, यहां पर कोण दे रखा है। कोण कौन सा, देखिए कोण एम और यहां पर कोण क्यू, ये दोनों आपके पास में बराबर हैं, इसको उतार लीजिए। यहां वाले त्रिभुज, इस वाले त्रिभुज को इसी तरफ उतार रहे हैं, कोण एम बराबर कोण क्यू। क्यों बराबर है, दोनों ही आपके कितने डिग्री दे रखे, 70 डिग्री। तो आप लिख सकते हैं दोनों 70 डिग्री। अब आप देखिए यहां पर कौन सी समरूपता कसौटी काम कर रही है, तो आपके पास में दो भुजाएं समानुपात के रूप में है कि नहीं, इसको देख लीजिए। यहां से आप करेंगे तो यहां से हटाने पर यह आ गया 0, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, यानी यहां आ गया 1/2, 5 से कम 5, 5 दूनी 10, यानी कि 1/2। ये दोनों ही भुजाएं, इसकी संगत भुजाएं क्या है, समानुपात के रूप में आ रही है। और साथ में ही देखिए इसकी दोनों भुजाओं के बीच में है ये कोण,
70 डिग्री। तो ये वाला कोण यहां आ रहा है और ये दोनों भुजाएं इसके बीच में ये 70 डिग्री कोण आ रहा है। तो फिर आप यहां क्या कह सकते हैं कि एम एन बटा पी क्यू बराबर एम एल बटा क्यू आर व कोण एम बराबर कोण क्यू, अतः एस ए एस समरूपता कसौटी। कसौटी से अब याद रखिए यहां पर आपकी दो भुजाएं जो दे रखी हैं, यहां देखिए नियम कौन सा लिखा, समरूपता कसौटी एस ए एस। दो भुजाएं जो समानुपात में है, कोण हमेशा ही आपका बीच में आना चाहिए। तो यहां देखिए आपकी ये दो भुजाएं, इसके बीच में ये कोण आ रहा है और ये दोनों भुजाएं हैं तो इसके बीच में ये कोण आ रहा है। यहां बीच में होना चाहिए, ये वाला कोण यहां नहीं होना चाहिए। इन दोनों को छोड़ करके ये वाला कोण यहां होता या ये वाला कोण यहां होता तो ये दो त्रिभुज आपके कभी समरूप नहीं होते। तो ये वाला नियम आपको पता होना चाहिए। एस ए एस समरूपता कसौटी से कौन से त्रिभुज हुए वो देखिए। अब आपको यहां ये जो सांकेतिक रूप में लिखना बार बार कह रहा हूं उसको आपको ध्यान देना, क्योंकि कोण यहां पर क्या है, एस ए एस नियम से कोण बीच में आना चाहिए। तो आप सीधा क्या कर दीजिए, त्रिभुज आप इस वाले लिख रहे एम एन एल में कौन सा कोण आ रहा है, कोण को पहले बीच में लिख दीजिए, गलती नहीं होगी। ये हो गया कोण एम इस वाले का, और यहां पर भी एक त्रिभुज बना दीजिए, इस वाले का कोण क्यू लिख दीजिए। अब कोण तो इसको बीच में रखना है, तो भुजाएं कौन कौन सी अनुपात में, समानुपात में, एम एन। तो आप एम एन को एन एम भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको ऐसे बोलो चाहे इसको ऐसे बोलो। तो एम एन है तो एम यहां आ गया, तो फिर इसको एम एन भुजा लिखनी है तो आप इसको एन एम लिख दीजिए, एन आगे कर दीजिए, क्योंकि आपको जो समानुपाती भुजा इसको भी तो बराबर लिखना है। तो एन एम भुजा के बराबर में कौन सी होगी, पी क्यू। तो क्यू तो बीच में आ गया, यहां तो पी यहां रहेगा, यहां भुजा से भी एन एम के समानुपाती संगत भुजा पी क्यू भी हो जाएगी। तो यहां हो गया पी क्यू, यहां भुजाएं भी बराबर होगी, कोण भी आपका बराबर हो गया। अब एन और एम तो लिख दिया आपने, एन और एम तो लिख दिया, बचा क्या, एल। एल समरूप में पी क्यू आपने लिख दिया तो बचा क्या, आर। तो इस प्रकार से आप इन दोनों त्रिभुजों को भी सांकेतिक रूप में इस प्रकार से व्यक्त करना है। तो अब आपके पास में त्रिभुज कौन से समरूप हुए सांकेतिक रूप में, त्रिभुज एन एम एल समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, ये होगा आपका सांकेतिक रूप। इति सिद्धम, ऐसा आपको लिख देना है। ये हो गया आपका चौथा सवाल। बस आपको तीनों ध्यान रखना है, कौन से नियम से हो रहा है उसको समरूपता कसौटी में, और ये नाम लिखना है वो बहुत महत्वपूर्ण है, सांकेतिक रूप में व्यक्त करना। इस सवाल में ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो ये हो गया आपको सांकेतिक रूप में व्यक्त करना, ये एन ए एच मत समझना। तो ये हो गया आपका चौथा सवाल, और आशा करता हूं ये बात आपको समझ में भी आ गई होगी, क्योंकि समरूप करने के लिए हमारे पास में कौन कौन से नियम होते हैं, या तो एंगल एंगल नियम होता है, या एस एस नियम होता है, या एस ए एस नियम होता है, जो अभी किया। ये हो गया आपका चौथा सवाल। अब देखिए पांचवें सवाल में, देखिए सीधे ही त्रिभुजों के नाम लिख दीजिए पहले तो। पांचवें सवाल में यहां लिख देते हैं हल। कौन से त्रिभुज हैं, त्रिभुज एबीसी, पहले तो सीधा नाम लिखिए, त्रिभुज एबीसी व त्रिभुज आपको कौन सा दे रखा है, डीईएफ। ये दोनों त्रिभुज दे दिए। अब देखिए यहां से देखिए कौन सी भुजा दे रखी है, 2.5 दे रखी है ए बी, 2.5 की दुगुनी यहां दे रखी है डी एफ। तो इसके बराबर में होगी 3 के बराबर में 6 होगी। तो यहां देखिए ए बी, यहां वाले त्रिभुज की भुजा लिख देते हैं। ए बी की संगत समानुपाती भुजा कौन सी हो जाएगी, ए बी की संगत समानुपाती भुजा हो जाएगी डी एफ। तो यहां लिखिए डी एफ, क्योंकि हमने यहां से देख लिया, ये कॉमन सेंस की बात है, बार बार कह रहा हूं। ए बी के संगत समानुपाती भुजा कौन सी होगी, डी एफ। तो ए बी कितना दे रखा है, 2.5, और यहां कितना दे रखा है, डी एफ 5। दूसरी कौन सी भुजा दे रखी है, बीसी, यहां देखिए बीसी बटे में देखिए इसके समानुपाती भुजा कौन सी होगी संगत, 3H6 यानी कि ई एफ। तो यहां लिखोगे आप ई एफ। तो ये हो गई 3 और ये हो गया 6। अब देखिए क्या इसके अनुपात कैसे आ रहे हैं, दो भुजाएं दे रखी है, इसके बाद तो हमें कौन दे रखा है। तो यहां देखिए, यहां से इसको हटाने पर ये हो गया
50, क्योंकि एक संख्या पीछे है तो एक पॉइंट हटाने के बाद में जितनी संख्या उसने जीरो लगा दी। 25 एकम 25, 25 दूगी 50, इस प्रकार से आ गया 1/2। 3 एकम 3, 3 दूगी 6, यानी आ गया 1/2। यानी कि ये दोनों ही भुजाएं आपके समान अनुपात में हमको दे रखी है। तो आप यहां लिखिए भुजाएं कौन सी, ए बी बटा डी एफ बराबर में दे रखा है बी सी बटा ई एफ। ये वाला काम हो गया। अब कोण कितना दे रखा है, कोण ए 80 डिग्री दे रखा है और कोण एफ आपको 80 डिग्री दे रखा है। इसको भी उतार लीजिए आप, यहां लिख दीजिए कोण ई बराबर में कोण एफ। क्यों बराबर है, 80 डिग्री दोनों ही। पर अब यहां पर ध्यान दीजिए, आपके पास में त्रिभुजों को समरूप करने के लिए 3 नियम है। एक तो ए नियम या डबल ए, एक नियम है आपके पास में एस 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 नियम, और तीसरा नियम है एस ए एस नियम। इस नियम के अंदर दो भुजाएं यदि समानुपाती है तो इसका कोण जो है वो बीच में आना चाहिए। पर आप देखिए भुजा तो समानुपात के रूप में भी आ गई, ये भुजा और ये भुजा भी समानुपात के रूप में आ गई, और कोण भी बराबर मिल गई। पर यहां मिस्टेक क्या है, यहां देखिए ये दो भुजा है, तो ये कोण यदि यहां होता, यहां पर 80 डिग्री होता, तो ये दोनों त्रिभुज आपके समरूप हो जाते। पर ये कोण इन दो समानुपाती भुजाओं के बीच में नहीं है, अतः ये दोनों त्रिभुज आपके समरूप नहीं होंगे। नहीं होने का कारण ये वाली जो कोण है वो आपकी जो समानुपाती भुजा है उसके बीच में नहीं आ रहा। यहां तो आ रहा है, ये तो बीच में, ये कोण तो सही है, पर यहां पर ये 80 डिग्री इन दोनों समानुपाती भुजाओं के बाहर है, यहां नहीं आ रहा है। इसलिए ये दोनों त्रिभुज आपके क्या होंगे, समानुपाती या समरूप नहीं होंगे। तो अब आप यहां लिख सकते हो कारण त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ नहीं है। कारण क्या लिखोगे, कारण लिखोगे एस ए एस समरूपता कसौटी का पालन नहीं करता है। बस ये आपने यहां पर कारण लिख दिया, ये आपके एस ए एस समरूपता कसौटी का पालन नहीं करता, अतः ऐसा करके आप इसको यहां लिख दीजिए। अतः त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ नहीं है। बस ये सही है। आप इसका क्रम पहले तो कारण लिख दीजिए कौन सा नियम है, और इस नियम कसौटी का पालन नहीं करता, इसलिए दोनों त्रिभुज आपके समरूप नहीं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये हो गया आपका 5वां सवाल, और ये देखिए आपका अंतिम सवाल। अब आपको तो ये तीनों नियम याद रखने हैं और तीनों नियमों से ही आपको समरूप करना है। इसको आपने 6.1 और 6.2 में बहुत बेहतर तरीके से पढ़ लिया होगा, पर आपको सांकेतिक रूप में कैसे व्यक्त करते हैं उस पर आपको विशेष ध्यान देना है, और वो आगे आपको बहुत हेल्प करेगा। सवाल नंबर 6 देखिए, इसका हल देखिए। कौन से त्रिभुज दे रखे, देखिए त्रिभुज डी ई एफ, एफ व त्रिभुज कौन सा दे रखा आपको, ई क्यू पी क्यू आर। यहां पर ये कोण नहीं दे रखा है, ये हटा दीजिए। अब देखिए यहां पर हमें कोण दे रखे, तो कौन सा कोण किसके बराबर में, पहले तो उसको लिख दीजिए। यहां पर कोण ई के बराबर हो जाएगा कोण क्यू, तो आप पहले उतार लीजिए कोण ई, यहां वाला त्रिभुज है, कोण ई के बराबर कोण क्यू। क्यों बराबर है, दोनों ही आपके 80 डिग्री है, यहां लिख दीजिए दोनों 80 डिग्री। ये हो गया आपका पहला काम। अब दूसरा कोण मिलाइए, यहां 70 दे रखा है, यहां 30 दे रखा है, पर तीसरा कोण हमें नहीं दे रखा है। इन दोनों कोणों को देख करके नहीं, हमको तीसरा कोण भी इसका पता होना चाहिए, तभी हमें पता चलेगा। अब तीसरा कोण हमें पता कैसे चलेगा, यदि आपको थोड़ा सा भी बेसिक नॉलेज है तो हमें पता है त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। यहां पर हमारे पास में दो कोण हैं, तो तीसरा कोण हम बहुत आसान तरीके से ज्ञात कर सकते हैं।
तो हम यहां पर पहले कोण एफ को ज्ञात कर लेते हैं। तो यहां लिखेंगे त्रिभुज कौन सा ले लेते हैं, डीईएफ। डीईएफ में कौन कौन सा कोण दे रखा है आपको, एक तो कोण दे रखा है डी, कोण डी प्लस कोण ई प्लस कोण एफ बराबर में कितना हो जाएगा, ये तीनों कोणों का योग कितना होता है त्रिभुज के 180 डिग्री। कारण लिख देंगे त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग, ये आपको लिखना है 180। यहां इसके बराबर में क्यों लिखा, अब डी देखिए, डी क्या दे रखा आपको, डी दे रखा 70 डिग्री, तो यहां लिखिए 70 डिग्री प्लस कोण ई कितना दे रखा है यहां पर, कोण ई 80 डिग्री प्लस कोण एफ आपको ज्ञात करना रहने दीजिए बराबर में 180 डिग्री। अब आगे कैसे हल करेंगे इसको, इन दोनों को जोड़ दीजिए, 70 और 80 कितना हो गया 150 डिग्री प्लस कोण एफ बराबर 180 डिग्री। अब ये आपका जो समीकरण है उसको आप क्या कर देंगे, बाई टीपी या कह दीजिए पक्षांतर, बाय ट्रांसफर पोजीशन, इस पक्ष को इस पक्ष में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कोण एफ के बराबर में हो जाएगा 180 डिग्री प्लस का इधर आकर के माइनस का 150 डिग्री, तो कोण एफ बराबर हो गया 30 डिग्री। तो कोण एफ कितना आ गया हमारे पास में 30 डिग्री। तो हमारे पास में 80 डिग्री भी मिल गया, 30 डिग्री, दो बराबर मिलने पर भी हम दो कोण बराबर मिलने पर भी ए नियम से दोनों त्रिभुजों को समरूप कह सकते हैं, क्योंकि तीसरा कोण तो स्वतः ही इसका बराबर हो जाएगा, ये 80 है और 30 है, ये 80 और 30 है, तो ये वाला स्वतः ही 70 हो जाएगा। तो ये वाला कोण कौन कौन सा बराबर हुआ, अभी ई के बराबर लिख दिया हमने क्यू, अब कौन सा बराबर हुआ, कोण एफ के बराबर हो जाएगा कोण आर। तो यहां इस त्रिभुज में कोण एफ बराबर कोण आर क्यों है, तो अब ये भी हमने ज्ञात किया, ऐसा भी कर सकते हैं या फिर लिख दीजिए दोनों 30 डिग्री, दोनों 30 डिग्री आ गए। अब हमारे पास में दो कोण हमको मिल गए हैं, तो फिर हम यहां पर क्या कर सकते हैं, इसको ए समरूपता कसौटी से, ए समरूपता कसौटी से कौन से दो त्रिभुज होंगे, अब नाम याद रखिए, आपको नाम को सांकेतिक रूप में कैसे लिखना है, इस वाले त्रिभुज में आप ई लिखिए, तो इस वाला त्रिभुज का ई कोण किसके बराबर में क्यू, तो यहां लिखिए त्रिभुज क्यू, और यहां वाले त्रिभुज का एफ है, तो यहां एफ सेकंड नंबर पे है, तो इसका लेटर आर भी सेकंड नंबर पे होगा। अब ई एफ आ गया, तो यहां हो जाएगा आपका डी, बचा तो डी आ गया, ई एफ दो तो आ गए, तो डी अंत में आ जाएगा, और यहां पर भी क्यू और आर लिख दिया, तो यहां आ जाएगा पी। तो ये दोनों त्रिभुज आपके समरूप हो गए, ये सांकेतिक रूप में भी व्यक्त कर दिया, त्रिभुज ई एफ डी समरूप त्रिभुज क्यू आर पी इति सिद्धम, इसको इति सिद्धम, ये हो गया। ऐसा नहीं कि ऐसा ही कोई नाम लिखे, अगर यदि इसका नाम आप इस प्रकार से लिखिए, ये देख लिया आपने, तो आपको यहां से पता चलेगा कि डी के बराबर पी है, तो आप ऐसे भी उतार सकते हो, डी तो यहां पहला पी, यहां फिर यहां ई है, आपने बीच में उतार दिया ई, तो ई के बराबर में कौन सा क्यू, तो यहां आप क्यू उतार सकते हो, और यहां पर देखिए एफ यहां है, तो एफ के बराबर में बीच वाला, तो इसके बराबर कौन सा आर। तो इस प्रकार से भी इन दोनों त्रिभुजों को आप समरूप दिखा सकते हैं, पर रियल में अभी हमने किया तो ये वाला बिल्कुल सही होगा, और ऐसा भी कोई लिख देता तो गलत नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ कोणों को और भुजाओं को बराबर लिखा, जो कोण जिसके बराबर है उसके बराबर, डी के बराबर में यहाँ भी देखिए पी, और यहाँ पर भी देखिए डी के बराबर में पी, ये अंतिम में लिख रखा है, तो हमने इसको फर्स्ट में लिख दिया, तो ये भी कोई गलत नहीं है। तो आप इस प्रकार से सांकेतिक रूप में इसको व्यक्त कर सकते हैं। हमने बहुत विस्तृत चर्चा कर ली, हो सकता है समय अधिक लग गया हो, पर मेरा प्रयास है आप इसको बहुत बेहतर तरीके से समझे और सीखे, जिससे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल ही स्ट्रॉन्ग हो जाए और प्रत्येक सवाल को बहुत सरलता से आप हल कर पाए। यदि ये प्रयास आपको पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में ही शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही।
जय हिंद, जय भारत।